हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का बाकी क्वेश्चंस डेट इज 4, 5, 6 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1, 2, 3 सॉल्व कर दिए थे और आज हम लोग 4, 5, 6 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी ये जो पी क्यू है अगर एस टी से पैरेलल है तो एंगल पी पैरेलल है। साथ ही साथ बता दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो वी नीड टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। हम लोग को ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू पी क्यू। ओके, so what we will do, we will draw a line. Suppose this is a line which is parallel to PQ and let us name this line as LM. So LM is a line passing through R and parallel to PQ. तो हम लोग लिख लेते इधर में कि let us draw a line LM passing through R and parallel to PQ. Now it is given that PQ is parallel to RS. It is given या फिर given PQ parallel to RS, sorry, ST. Since PQ is parallel to ST and LM is parallel to through R and parallel to, and LM is parallel to PR. तो हम लोग को क्या बता दिया था कि given PQ parallel to ST and since LM is parallel to PQ, therefore LM will be parallel to ST. करेक्ट, ये हम लोग को मिला था ना। Since lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Correct, lines which are parallel to the same line are parallel to each other. ये एक थ्योरम था, आपको हम ये समझा चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। तो आप अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप ये वीडियो जो पहले वाले वीडियो है उसको आप देख लो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम बता रहे थे कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है और पी क्यू पैरेलल टू एल एम है, तो क्या हो जाएगा एल एम विल बी पैरेलल टू एस टी। तो अब देखो, अब क्योंकि एल एम पैरेलल टू एस टी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नाउ, since LM parallel to ST, therefore angle TSR plus angle MRS is equal to 180 डिग्री। कौन सा एंगल बता रहे हैं ये देखो। अब मान लो ये जो एंगल है ना, ये पूरा लाइन है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। तो अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और आपको ये दोनों एंगल क्या है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। करेक्ट, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को पता है कि एंगल टी एस एम और टी एस आर और आर एस टी कितना है आपका 130 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो टी एस आर है ना इसको हम लोग 130 से रिप्लेस कर देते हैं प्लस एंगल एम आर एस विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अब देखो इसे रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा एंगल एम आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम आर एस कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। अब इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। अब देखो, अब देखो ये तो हो गया। अब हम लोग को पता है कि
पी क्यू जो है, ये जो लाइन है, ये एल एम के साथ पैरेलल है, करेक्ट। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर हम ये क्यू आर को एज ए ट्रांसवर्सल कंसिडर करें, क्यू आर को अगर एज ए ट्रांसवर्सल कंसिडर करें, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज पी क्यू एंड एल एम आर पैरेलल, है कि नहीं। तो हम लोग ये चीज लिख देते हैं कि नाउ पी क्यू पैरेलल टू एल एम हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सिंस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 100, सॉरी, पी क्यू आर इज इक्वल, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखो इधर में, यहाँ जो हम लोग को है एंगल पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा पूरा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इधर में, क्योंकि सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 110 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इधर में ध्यान से देखो, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए था एंगल क्यू आर एस, हम लोग को चाहिए ये वाला एंगल, लेकिन हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल कैसे बनता है, ये अगर एंगल क्यू आर एम को अगर हम कंसिडर करें, ये पूरा एंगल यहां से लेके अगर हम ये पूरा कंसिडर करें, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलता है कि नहीं। और हम लोग को ये एंगल मिल चुका था, देखो हम कैसे बताते हैं, मिला था कि नहीं मिला था, इक्वेशन 1 में देखो एम आर एस है था ना, एम आर एस, ये एंगल हम लोग को मिल चुका था। तो हम लोग को ये एंगल चाहिए, है कि नहीं। तो ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो तो हम क्या बताएं, नाउ एंगल क्यू आर एस, जो वो एंगल दिखा है, वो किससे बन के बना है, तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 110 डिग्री, है कि नहीं। ये देखो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू कितना, 110 डिग्री। हाउ? बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम, ये जो क्यू आर एम था, ये दो एंगल से बना था ना, क्यू आर एस एंड एस आर एम, ये दोनों एंगल से बना था क्यू आर एम, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख दिए इधर में, ये वाला एंगल को हम लोग क्या कर दिए, एक तरह का ऐसे लिख दिया, सपोज क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये वाला लाइन से हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब क्या है, अब देखो हम लोग को एस आर एम तो हम लोग को पता था, कितना मिला था, 50 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम लोग इसको क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री कहाँ से मिला था, फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री, और यही हम लोग को चाहिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको बस एक चीज का ध्यान रखना था, वो ये कि आपको ये जो नीचे लाइन जो है ना एल एम, इसको बस आपको पास करवाना था। ये डायग्राम आपको यहाँ तक दे देगा, बस आपको ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला आपको मतलब अपने हिसाब से बनाना है, और आपको ये एंगल निकालना था। तो बहुत सिंपल है, आप एक दो बार करो तो और अच्छे से हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree. So we need to find x and y. तो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें देखिए आपको चाहिए क्या, y चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, और बता दिया है कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, पी आर क्या, एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, है कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो अब ये देखो, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो, तो एंगल ए पी आर, ये जो एंगल है एंगल ए पी आर, ये दो एंगल से बना है। कौन सा एंगल से, एंगल ए पी क्यू, ये एंगल से,
और एंगल क्यू पी आर, ये एंगल से, ये दोनों एंगल से मिलकर बना है, ठीक है ना, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये दोनों एंगल से बना है। तो अब ध्यान से देखो, ये एंगल का क्या दिया वैल्यू 50 डिग्री, और इसका क्या दिया y, यानी 50 प्लस वाई। अच्छा, अब क्या है कि एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, करेक्ट, पी आर डी, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ए पी आर का क्या है, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, है कि नहीं, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। साथ ही साथ ए पी क्यू का वैल्यू क्या है 50 डिग्री प्लस वाई, आपका क्यू पी आर का क्या है वाई, यानी 50 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 डिग्री, है कि नहीं, तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखो कि ए पी सी डी दोनों पैरेलल है कि नहीं। अब मान लो कि सी डी एक लाइन है, अगर सी डी एक लाइन है और पी आर एक रे है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा, है कि नहीं, और ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर सी कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक एंगल हम लोग को 127 डिग्री दिया है, तो हम लोग को करना क्या है 180 माइनस 127 डिग्री, तो हम लोग को ये एंगल भी मिल जाएगा। अगर हमको ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो बचा क्या, हम लोग को एक्स चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ये पी क्यू आर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग को y पता है, हम लोग को ये एंगल पता है, तो तीनों का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है कि नहीं, x प्लस वाई प्लस दिस अननोन जो हम लोग को मिल जाएगा, तो ये तीनों को प्लस करने से क्या मिलेगा 180 डिग्री, तो हम लोग को y का भी वैल्यू मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे x को हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ हम लिखे हैं कि गिवन ए बी, सॉरी अगर कोई भी किस्म का अननोन वॉइस मिला होगा, साउंड आया होगा, तो हम क्या बता रहे थे कि देखिए ए बी सी डी दोनों पैरेलल हैं, पी आर एक ट्रांसवर्सल है, सो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, वाई, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर लिख दो, हम यहाँ पर लिखना भूल गए, अब यहाँ लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अब हम लोग को पता है कि एपीआर जो है वो एपी क्यू प्लस क्यूपीआर से मिलकर बना है कि नहीं, हम थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर विच इज इक्वल टू एंगल ए पी आर। अब ध्यान से देखो कि एंगल एंगल ए पी क्यू, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के आपका बन गया एपीआर, है कि नहीं, तो इसी को हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग को पता है कि एपी क्यू का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, और क्यूपीआर का क्या है वाई है, तो हम लोग को वाई का वैल्यू निकल जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। अब देखो, हम पहले भी बताए थे कि अगर एक सी डी एक लाइन है और पी आर एक रे है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, है कि नहीं, और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बस ये दोनों हम लिख दिए इधर में कि सपोज पी आर इज अ रे ऑन लाइन सी डी, therefore angle PRC plus angle PRD is equal to 180 degree, sum of two adjacent angle, which implies angle PRC plus इसका कितना था 127 डिग्री, which is equal to 180 डिग्री। अब यहाँ पर आ गया, तो हमको आराम से PRC हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। जब हम लोग को PRC का वैल्यू निकल जाएगा, तो आप देखो PRQ हो जाता है एक तरह से। अब यहाँ पर देखो, ये जो PRC जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, PRQ लिख सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखो, तो हम लोग को पी आर क्यू मिल गया। अब ध्यान से देखो, हम तो पहले बताए थे कि हम लोग को चाहिए क्या था, एक्स चाहिए था, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू आर कंसिडर कर लेंगे, जिसमें से हम लोग को ये एंगल मिल गया, और एंगल क्यू पी आर हम लोग को मिल गया, डेट इज वाई हम लोग को मिल गया था, और एंगल पी आर क्यू भी हम लोग को मिल गया था इक्वेशन नंबर 2 में। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग को एंगल पी आर क्यू भी मिल गया था। तो क्या होगा कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग तीनों एंगल को हम लोग प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, डेट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो पी क्यू आर क्या है, एक्स है, पी आर क्यू हम लोग को पता है 53 डिग्री है, और आर पी क्यू क्या है, वाई है। तो अब वाई का वैल्यू हम लोग को कितना था 77 डिग्री,
है कि नहीं? y का वैल्यू था ना 77 डिग्री। ये इक्वेशन फ्रॉम वन, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू से हम लोग को मिला था। बस इसको सॉल्व कर देंगे x, तो x का वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो वही हम लोग को फाइंड करना था, x का वैल्यू y का वैल्यू। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मतलब उतना माथा मारने की जरूरत नहीं है। आप एक बार करोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ये उतना डिफिकल्ट नहीं था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपको निकालना था। तो आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। अच्छा हम, अच्छा अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, एक और बात हम बता देते हैं, ये जो हम सारा चीज कर रहे हैं ना, मतलब जो सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बस वीडियो देखते रहते हैं। हम बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग क्या करो कि जब भी वीडियो देखो ना, वीडियो देखने के बाद पहले तो समझ लो। समझने के बाद क्या है कि आप अपने नोटबुक में एक बार अच्छे से लिख लो। हर एक क्वेश्चन के बाद आप अपना नोट में लिख लो। सिर्फ सुनते मत रहो, क्योंकि मैथ्स क्या है, एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो अगर आप बस सुनते रहोगे तो आपको वैसा कुछ मतलब फीलिंग नहीं आएगा, वैसा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगा। तो आप जब भी मैथ्स करो, तो एक एक्सरसाइज का ये एक प्रॉब्लम आप समझ लिए हो, समझने के बाद आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर से वीडियो देख के आप उसी हिसाब से सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है और आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा बढ़ते रहेगा। और कोई भी किसी का डाउट होता है तो आप उस हिसाब से हमको पूछ भी सकोगे। नहीं तो क्या होगा कि आप बस वीडियो देखते रहोगे, तो उससे मतलब क्या होगा कि प्रैक्टिस कम होगा, तो उससे अंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाता है। तो हम बहुत सारे बच्चों को देखे हैं, तो उन लोग बस वीडियो देखते रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहो, मतलब साथ ही साथ आप नोट भी बनाते रहो, ठीक है? तो चलिए नंबर 6 करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू ये एक मिरर है, पी क्यू मिरर है, और आर एस दोनों ही पैरेलल है ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। यहाँ पर इंसिडेंट रे कौन सा है, ए बी। ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है, ये पी क्यू मिरर में स्ट्राइक करता है, साथ ही साथ रिफ्लेक्ट भी कर देता है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, ठीक है, एट सी। अच्छा, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक। अब ये क्या है, जो ये जो ए बी एक रे है, ये पी क्यू में इंसिडेंट करता है, साथ ही साथ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो बी सी क्या है, वो एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है? अब ये रिफ्लेक्ट क्या होता है ना, ये मिरर आर एस मिरर में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर सी डी रे में चला जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है ना, ए बी रे और सी डी जो एक्चुअली ये जो रे जो है ना, ये एक तरह का मतलब समझ लो कि एक लाइन कंसिडर कर लो कि ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन बन गया। ये दोनों लाइन को ही हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों ही पैरेलल है, ठीक है? तो अब ये कैसे पैरेलल है, तो उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसका जो सिस्टम है उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम ये लिखते हैं कि हियर इट इज गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये पी क्यू और आर एस क्या है, मिरर है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट द इंसिडेंट रे, यहाँ कौन सा इंसिडेंट रे का बात कर रहे हैं, ए बी, ठीक है? इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, स्ट्राइक्स द मिरर, कौन सा मिरर, ए बी को, सॉरी पी क्यू मिरर, कहाँ पर, एट पॉइंट बी, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक along the पाथ बी सी, ये वाला पाथ में रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, यहां तक हो गया। अब ये जो रे है फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो द पाथ बी सी विच अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड बैक along the path, along the path सी डी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि वी नीड टू प्रूफ, हम लोग को क्या करना है, to prove AB parallel to
सी डी। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि वी नो, सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको फिजिक्स के क्लास में आपको शायद पढ़ा दिया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, तो देखिए ये जो हो जाएगा, अच्छा इससे हाँ, ये जो है ना आपका, ये हो जाता है एंगल ऑफ, ये आ जाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाने से पहले देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए BE इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF इज परपेंडिकुलर टू RS मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने से पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं कि वी हैव ड्रॉन टू परपेंडिकुलर्स BE एंड CF ऑन PQ एंड RS रेस्पेक्टिवली। सो इससे पहले हम लोग लिख देते हैं कि नाउ वी ड्रॉ BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया आपको, ये वाला हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं ना। और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ही एंगल क्या होता है ना, इक्वल होता है। तो उसी तरह ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इधर में लिख देते हैं कि वी नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा इससे पहले ना ये वाला जगह को इक्वेशन 1 मार्क करके रख देते हैं। अच्छा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, है कि नहीं। ये देखो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल ए, ये बी है, ठीक है, एंगल ए बी ई, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। और उस साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि सिंस पी क्यू मिरर इज पैरेलल टू आर एस, वो भी एक मिरर है, एंड बीई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बीई पैरेलल टू पी सी एफ। देखो ये वाला हम समझा देते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, एक चीज तो में ध्यान देना, ठीक है, इसमें ध्यान देना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बताए कि ये जो PQ है ना, PQ ये एक मिरर है और ये RS मिरर है। ये दोनों मिरर क्या है, ये दोनों पैरेलल है। PQ पैरेलल टू RS है, ये हम लोग को पता है। अच्छा साथ ही साथ हम लोग क्या किए, हम लोग दो परपेंडिकुलर बनाए, BE परपेंडिकुलर टू PQ और दूसरा हम लोग बनाए CF परपेंडिकुलर टू RS, है कि नहीं। ये दो परपेंडिकुलर बनाए। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि मान लो कि ये दो लाइन है और ये दो लाइन पैरेलल है, तो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल होता है, करेक्ट। तो अगर हम BE दोनों पर एक परपेंडिकुलर बनाए PQ और RS का, PQ का, उसी तरह CF एक परपेंडिकुलर बनाए RS का, क्योंकि PQ और RS दोनों ही पैरेलल है, तो क्या होगा ना, ये दोनों परपेंडिकुलर भी पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो थोड़ा ध्यान देना। तो वही चीज हम इधर मेंशन कर दिए हैं कि ये BE और CF क्या दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल FCB। अब ये दोनों कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से,
अब ध्यान से देखो ये दोनों एंगल कौन सा है, हम बोल रहे हैं कि ई बी सी यानी ये एंगल और साथ ही साथ एफ सी बी यानी ये एंगल। अब ध्यान से देखो ये वाला जो है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और ये बी सी क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो अगर बी सी एक ट्रांसवर्सल बन रहा है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। अब क्योंकि बीई और एफ सी दोनों पैरेलल है और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, दोनों ही इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा एकदम डिटेल में हम समझा दिए ये वाला पार्ट तो इस पे ध्यान फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखे, बीई पैरेलल टू सी एफ, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, आपका बीसी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये देयरफॉर ईबी एंगल ईबीसी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, और ये सब क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए देयरफॉर फ्रॉम 1 टू, और इसको एक इक्वेशन मार्क कर दीजिए 3। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3, अब ध्यान से देखो ये चीज तो ध्यान से देखना, हाँ। देखो अब हम लोग को क्या मिला है कि ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, करेक्ट, और बी सी एफ इज इक्वल टू डी सी एफ। मतलब ये देखो ए बी ई इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो कि अगर ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, और बी सी एक ट्रांसवर्सल है। अगर हम लोग प्रूफ कर सके कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये दोनों ऑल्टरनेट होने के बावजूद दोनों इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को चाहिए क्या, ये एंगल चाहिए और ये एंगल दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये दोनों इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये दोनों में से एक एंगल कंसिडर करेंगे, और ये दोनों से एक एंगल कंसिडर करेंगे। ये एंगल और ये एंगल को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल प्रूफ कर देंगे। अगर ये एंगल इक्वल प्रूफ कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, जिससे कि हम लोग प्रूफ कर सकेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू निकाल के दोनों को कंपेयर कर देंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ये वाला हो गया, और एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ, ये वाला पता चल गया हम लोग को, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या बताया, एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एफ सी बी, यानी ई बी सी यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, हम लोग को बता दिया। अब क्योंकि एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ जो है, अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इज हाफ ऑफ एंगल एबीसी। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये क्या है, ए बी सी, ये वाला एंगल का हाफ होगा, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ये हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी, है कि नहीं। अब हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। बचा कि नहीं बचा, तो हम लोग बस वही चीज लिख देते हैं यहाँ पर कि विच इंप्लाइज, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, विच इंप्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या, अब दोनों एंगल हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हम लोग को बस ये लिख देना है कि हियर इफ बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ऑन द टू लाइंस, या आप मिरर्स लिख दो, जो भी लिखो, ए बी एंड सी डी, देन एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर alternate इंटीरियर एंगल्स, एंड इसको आप कर दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 4, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इसको आप लिख दो कि alternate इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, इक्वल किसे, फ्रॉम 4, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो देयर फोर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, देयर फोर ए बी पैरेलल टू सी डी। बस यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग ये चीज प्रूव कर दिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए ये चीज है ना, इसका ट्रिकीनेस कहाँ है पता है आपको? इसका ट्रिकीनेस आपको मिलता है यहाँ पर, जब आपको ये बताना होता है कि ये जो बीसी लाइन है ना और ये एफसी लाइन है, ये जो दो परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों ही परपेंडिकुलर आपका पैरेलल है। ये चीज आप अगर प्रूफ कर दोगे ना तो बाकी तो बड़ा इजी हो जाता है। और ये चीज प्रूफ आप कहाँ कर सकते हो? यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छा से समझ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पर्सपेक्टिव से भी। शायद ये फाइनल्स में आ सकता है ऐसा टाइप का एग्जाम, आपको मिरर से रिलेटेड का दे देगा, तो 5 मार्क्स का तो वो दे ही देगा, 5 से नीचे का है नहीं। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, और नॉलेज का पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाओगे तो बाकी क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करना हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा, मैथ्स को याद मत कीजिएगा, हाँ आप लगने से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जरूरत पड़े तो 4 बार भी प्रैक्टिस कर दीजिए, लेकिन समझ कर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्या होगा कि आपको समझने में बहुत, अगर समझ आ गया ना तो मैथ्स ऐसे ही बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मैथ्स। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप दोबारा से देख लो, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। तो आई होप हम आपको समझा पाए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट है, तो वो सब हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसका थ्योरम्स, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।